हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी को विद मी। हम सोल्व करे थे दिसंबर 2018 यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का पेपर। सोल्व करते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये क्या है, ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसके अलावा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो इंडेक्स है या रिपोर्ट है वो जारी किए जाते हैं। तो इसके द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी की जाती है, पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी की जाती है, वैश्विक सक्षम व्यापार रिपोर्ट। इसके अलावा इसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके द्वारा जारी की जाती है। इसके द्वारा कुछ इंडेक्स जो है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए जाते हैं, जैसे मानव पूंजी सूचकांक हो गया, ठीक है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो गया। इसके अलावा वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक हो गया, ठीक है। इस प्रकार कई जो इंडेक्स हैं और रिपोर्ट हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड ट्रिपिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड इज़ मेथड। तो सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि जो राउंड ट्रिपिंग है इसका एग्जैक्ट मीन क्या है, ठीक है। तो राउंड ट्रिपिंग जो है ये एक भारत में क्या है, ब्लैक मनी के संदर्भ में लिया जाता है इसका जो अर्थ है, ठीक है। इसमें बेसिकली इसका अर्थ जो है वो ब्लैक मनी के रूप में लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसका अर्थ होता है, राउंड ट्रिपिंग का जो मीन है वो क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि पुनः वापस लौटना। अब भारत में इसका संदर्भ जो है वो ब्लैक मनी से लिया जाता है। ब्लैक मनी जो है उसका भारत में ही पुनः विदेशी निवेश के रूप में वापस लौटना, इसको क्या कहते हैं, राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि दो कंपनी है, ठीक है, दो कंपनियों के बीच में जो एक कंपनी है दूसरी को शेयर बेचती है, ठीक है। तो जो कंपनी दूसरी कंपनी को जो शेयर बेचती है तो उस टाइम ये समझौता करती है, बेचती जो है वो उसके साथ, जिसको देती है उसके साथ समझौता करती है, ये स्वीकार करती है कि वो अपने जो ये शेयर है भावी मतलब किसी भी फ्यूचर में किसी भी एक निश्चित डेट पर वो क्या है इसको वापस कर लेगी, ठीक है। तो मतलब कि उसकी जो संपत्ति है, जो कंपनी बेच रही है दूसरी कंपनी को, उसी की संपत्ति उसके पास वापस आ जाना, ठीक है, यानी पुनः लौटना। इसी प्रकार इसमें क्या है, भारत में जो भी ब्लैक मनी है वो क्या है, पहले बाहर जाती है, फिर बाहर यानी विदेश से क्या है वो निवेश के रूप में वापस लौटती है, यानी वाइट मनी बनाकर उसको वापस इंडिया में लाया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो राउंड ट्रिपिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड इज मेथड, ठीक है। तो राउंड ट्रिपिंग एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक क्या मेथड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि टू इवेट टैक्स। टू इवेट टैक्स का मतलब होता है कि कर अवंचन का मतलब होता है कि जो भी टैक्स लगते हैं, ठीक है, उसको क्या है, उसको टैक्स भरा नहीं जाता है, उसको मतलब कुछ भी गलत गलत हिसाब किताब बनाकर उसको क्या है बचा लिया जाता है टैक्स को, ठीक है। और उसको क्या है ब्लैक मनी के रूप में उसको फॉरेन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वहाँ से फिर पुनः निवेश के रूप में वापस इंडिया में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट डज नॉट इंक्लूड। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता में जो भुगतान संतुलन निम्न में से इनमें से कौन सा जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेट इनकम ट्रांसफ़र। तो नेट इनकम ट्रांसफ़र जो है ये पूंजी खाते में इंक्लूड नहीं किया जाता है, बल्कि ये किस खाते में इंक्लूड किया जाता है, ये किया जाता है चालू खाते में, हमारी जो करंट अकाउंट होता है उसमें इंक्लूड करते हैं हम, ठीक है। पूंजी खाते में हम सिर्फ हमारे जो परिसंपत्तियाँ होती हैं, ठीक है, जिनसे हमें फर्दर कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं को उसमें हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये नेट निवल जो है ये किस में, चालू खाते में आती है। चालू खाते में हम दोनों टाइप की हमारे आयात निर्यात, ठीक है, आयात निर्यात चाहे वो सेवाएं हों चाहे वस्तुओं का हो, ठीक है, वो सब इसमें चालू खाते में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवेल्यूएशन विल बी मोर इफेक्टिव व्हेन। यानी जो हमारा अवमूल्यन है वो अधिक प्रभावी होगा, कब होगा। तो इंटरनेशनल कैपिटल इज़ फ्रीली मोबाइल,
यानी कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी है उसका प्रवाह जो है वो निर्बाध होता है, तो ये नहीं होगा। इंटरनेशनल कैपिटल इज़ नॉट फ्रीली मोबाइल, बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का प्रवाह जो है वो निर्बाध नहीं होता है, तब हमारा जो डिवैल्यूएशन है वो अधिक इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओनली सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो बेसिकली मार्शल लर्नर की एक अप्रोच है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, जब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो है, इम्पोर्ट जो है ये ये जो है ये ग्रेटर देन 1 अगर होते हैं तो डिवेल्यूशन से हमें बेनिफिट होता है। ठीक है, एक इसमें और क्या है, बेसिकली डिवेल्यूशन का मीन क्या लिया जाता है, डिवेल्यूशन का अर्थ क्या होता है कि हमारी जो मुद्रा है उसका बाह्य मूल्य जो है उसको कम कर देना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जब हमारी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का जो प्रवाह है वो निर्बाध नहीं होता है तब डिवेल्यूशन जो है वो इफेक्टिव होता है। ठीक है, अगर इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो अवमूल्यन करने का इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ के अपॉन में एल ए ग्रेटर देन के अपॉन में एल बी देन, यानी कि अगर के रेशो एल ग्रेटर देन के एल के रेशो एल बी, यानी ये ए देश का रेशो बता रहा है और ये बी देश का, तो अगर ये सिचुएशन है तो इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है कंट्री ए इज़ लेबर अबंडेंट, यानी कि जो ए कंट्री है उसमें क्या है, लेबर प्रचुर है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि के अपॉन में जो एल रेशियो है ये क्या दर्शाता है, ये पूंजी की तीव्रता को दर्शाता है। ठीक है, पूंजी की तीव्रता को दर्शाता है, यानी कि इसमें जब हमें ये शो होता है के अपॉन में एल शो होता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे पूंजी की अधिक मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है, ये ए जो है ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए देश है वहाँ पे पूंजी का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्री ए इज़ हैविंग चीप लेबर, श्रम सस्ता है। ठीक है, तो अब हमें पता नहीं है यहाँ पे श्रम सस्ता है महंगा है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्री ए इज़ कैपिटल अबंडेंट, बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि ये क्या है, के अपॉन में एल रेशियो पूंजी की तीव्रता को दर्शाता है और ये क्या है, ग्रेटर देन ए देश में है, तो ए इसका मतलब क्या होगा कि ए देश जो है वो पूंजी प्रचुर है। ठीक है, यानी कि इसमें कैपिटल जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हाँ इसके अकॉर्डिंग जो ये स्टेटमेंट है ये भी गलत होगी। कैसे, चीप लेबर, यहाँ ये क्या है, पूंजी प्रधान देश है, तो यहाँ पे क्या है, पूंजी सस्ती होगी ना कि लेबर सस्ता होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी एज्यूम दैट, यानी अवसर लागत सिद्धांत की मान्यता इनमें से कौन सी है वो बताना है। तो देख लेते हैं, लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो लेबर है वो क्या है, प्रोडक्शन का एकमात्र साधन है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन जो है, लेबर जो है वो प्रोडक्शन का एकमात्र साधन नहीं है, क्योंकि इसके अलावा जो कैपिटल है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर इज़ होमोजीनियस, जो लेबर है वो क्या है, एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, तो लेबर जो है वो एक होमोजीनियस प्रोडक्शन नहीं है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट ओनली, यानी कि जो वस्तु की लागत है वो केवल श्रम की लागत पे डिपेंड करती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो वस्तु की कीमत है वो क्या है, उसकी जो सीमांत मुद्रा लागतें हैं उसके इक्वल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी मान्यता जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की नहीं है। ठीक है, एक फर्स्ट तो इसमें क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर क्या है, दो है इसमें, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, और लेबर जो है वो होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ कमोडिटी ये लेबर कॉस्ट के इक्वल नहीं है, बल्कि ये क्या है, जो हमारी सीमांत मुद्रा लागत है उसके इक्वल होती है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल द टर्म ऑफ ट्रेड of the developing countries have been unfavorable due to the fact that when income in development countries rises the demand for primary goods decline because, यानी कि इसमें क्या है, हिस्टोरिकल रूप से जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं हमारी,
तो उनमें क्या है उन देशों में क्या है जो हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या अनफेवरेबल है, यानी व्यापार की शर्तें जो हैं वो प्रतिकूल हैं, ठीक है। तो जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या है आय बढ़ती है और जो प्राइमरी गुड्स होती हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है। इसका रीज़न क्या है ये बताना है, ठीक है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइमरी गुड्स इज़ लो, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारी प्राइमरी गुड्स होती हैं उनकी जो मांग की आय लोच है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है वेरी लो होती है। इस कारण जो विकसित देश होते हैं उसमें जब इनकम बढ़ती है तो जो हमारी प्राइमरी गुड्स होती है उसकी डिमांड कम होती जाती है, ठीक है। और जब अगर जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यानी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वहाँ पे क्या है प्राथमिक वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती रहेगी तो हम जो प्राइमरी गुड्स हैं उनको नहीं खरीदेंगे, बल्कि जो ब्रांडेड गुड्स होती हैं हम उनको परचेज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग की जो प्राइमरी गुड्स होती हैं उनकी जो मांग की आय लोच है वो क्या है वेरी लो होती है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू ट्रेड थ्योरी, यानी न्यू ट्रेड मतलब नए व्यापार सिद्धांत के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सबसे पहले है इट एक्सप्लेन वाई कंट्रीज ट्रेड इन सिमिलर गुड्स, यानी कि ये इस बात की व्याख्या करता है कि जो देश है वो केवल जो सिमिलर गुड्स होते हैं उनका ही व्यापार क्यों करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है, इसमें ये इस बात की व्याख्या करता है कि जो हमारी जो देश हैं वो क्या है केवल सिमिलर गुड्स का ही व्यापार क्यों करते हैं। नेक्स्ट है इट इज्यूम फ्री ट्रेड, ये क्या है एक मुक्त व्यापार मानता है, तो ऐसा नहीं है, ये फ्री ट्रेड की बात नहीं करता है। नेक्स्ट है इट इज्यूम दैट ट्रेड टेक्स प्लेस इन मोनोपोलिस्टिक कंडीशंस, बिल्कुल ये मानता है कि व्यापार जो है वो क्या है एकाधिकारी दशाओं में ही होता है। नया व्यापार सिद्धांत जो है इसका मानना ये है कि व्यापार जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंडीशन में ही इम्प्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है इट एक्सप्लोइट्स द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन, यानी यहाँ पे क्या है पैमाने के प्रतिफल जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। पैमाने के प्रतिफल जो है उससे क्या है लाभ बेनिफिट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब जो नया व्यापार का सिद्धांत है यानी न्यू ट्रेड थ्योरी है, ये सबसे पहले किसने दिया था, ये दिया था मेलिट्स, एक इकोनॉमिक्स है मेलिट्स ने इसको दिया था। और ये मानते हैं कि एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये लागू होता है और इसमें सदृश जो वस्तुएं होती हैं यानी सिमिलर गुड्स होती हैं उन्हीं का ही जो व्यापार है वो क्यों किया जाता है इसकी भी व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड, अब बौद्धिक संपदा अधिकार जो है इसमें क्या शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या है। बौद्धिक संपदा अधिकार ये क्या होता है, ये एक पर्सन या फिर एक व्यक्ति की ये क्या है माइंड पूंजी होती है, ठीक है, मानव पूंजी इसको हम बोल सकते हैं। बौद्धिक संपदा जो है इसको हम बोल सकते हैं कि मानव की बुद्धि जो संपत्ति है वो बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है मानव के द्वारा कोई भी जैसे कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनाना, किसी भी नई वस्तु या नई कृति का खोज करना क्या कहलाता है बौद्धिक संपदा, बुद्धिक संपदा उसमें कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें किस किस को इंक्लूड किया जाता है, पेटेंट को, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। और बौद्धिक संपदा अधिकार जो है ये एक नेगेटिव राइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट माप होगा एन ओपननेस इकोनॉमी, यानी खुली अर्थव्यवस्था के लिए इनमें से कौन सा एक सही माप होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो ओपन इकोनॉमी है वो क्या होती है, ओपन इकोनॉमी होती है कि हम जो हमारे आयात और निर्यात हैं वो हम फॉरेन कंट्री के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका एप्रोप्रिएट मेजरमेंट होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट। हमारे एक्सपोर्ट हैं और इंपोर्ट हैं, इन दोनों को जोड़ के जब हम डिवाइड करते हैं जीडीपी से तो ये क्या है हमारा जो ओपन इकोनॉमी है एक उसका माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंट फॉर्म लोन waivers in India may give rise to the problem of,
यानी कि ये क्या है कि भारत में बारंबार किसानों की जो ऋण माफ़ी का कारण है वो कौन सी समस्या को उत्पन्न करते हैं। मान लो कि कोई किसान ऋण लेता है और बार बार उसका जो ऋण है वो माफ़ कर दिया जाता है, तो इससे कौन सी जो समस्या है वो पैदा होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मोरल हजार्ड। ठीक है, नैतिक संकट की समस्या जो उत्पन्न होगी। क्यों उत्पन्न होगी? क्योंकि जब बार बार जो ऋण है वो माफ़ कर दिया जाएगा तो जो किसान हैं उनकी ऐसी हैबिट, उनकी ऐसी प्रवृत्ति बन जाएगी। ठीक है, वो क्या अधिक से अधिक लोन लेंगे और उसको चुकाएंगे नहीं। ठीक है, उसको सही से यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। उनको ये होगा कि हमारे जो ऋण है वो माफ़ तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो ये कौन सी समस्या है? एक नैतिक संकट की समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसमें एक कमेटी बनी थी नचिकेतन मोर कमेटी। तो उन्होंने इसको जो ऋण माफ़ी है इसको बिल्कुल समाप्त करने की सिफारिश की थी। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, उस कमेटी के अकॉर्डिंग जो ऋण माफ़ी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। यानी एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले द इंश्योर मीनिंगफुल रियल इनकम लेवल टू द फार्मर्स, यानी जो CACP है, यानी कृषि लागत और कृषि मूल्य आयोग जो है वो क्या है, किसानों के लिए एक रियल इनकम लेवल जो है वो सुनिश्चित करता है। ठीक है, इंश्योर करता है, बिल्कुल सही है। किसानों के लिए इसमें क्या है, सार्थक वास्तविक आय का जो स्तर है वो सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेबिलाइज एग्रीकल्चर प्राइसेस। जो एग्रीकल्चर प्राइसेस है, कृषि मूल्य जो है उनको क्या है, स्टेबिलाइजेशन यानी उनको स्थिर करना। ठीक है, उनको स्थिर रखना, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें जो कृषि मूल्य हैं उनको स्थिर रखने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं के हित की इसमें क्या है, रक्षा की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सबसे पहले बना कब था? ये 1965 में इसकी स्थापना की गई थी और ये किसानों के लिए ही वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।